मॉस्को टेरर अटैक। मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में कंसर्ट के दौरान आतंकवादियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। आतंकियों ने विस्फोटक से हॉल में धमाका भी किया, जिससे वहां आग लग गई। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में कंसर्ट के दौरान हुए आतंकवादी हमलों से हर कोई स्तब्ध है। घटना के वक्त मौजूद लोग डरे सहमे हुए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कंसर्ट शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही गोलीबारी हुई। वहीं भारत में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, मॉस्को में आतंकवादी हमले की घटना पर रूस का झंडा आधा झुका रहेगा। हम मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। घटनास्थल पर मौजूद एलेक्सी ने कहा, जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई मुझे एहसास हुआ कि यह आतंकवादी घटना हो सकता है। वहीं एक पत्रकार ने दावा किया कि हमलावर सुरक्षा बलों की वर्दी में क्रोकस सिटी हॉल में प्रवेश किया और अंधाधुंध गोलीबारी की। आतंकवादियों ने विस्फोटक से हॉल में धमाका भी किया, जिससे वहां आग लग गई। हमले के कुछ घंटे बाद घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य पत्रकार ने बताया कि कंसर्ट हॉल की छत से काला धुआं और आग की लपटें उठती देखी गई। वहीं कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाके की वजह से छत का हिस्सा ढह गया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, अचानक से हमारे पीछे से धमाका और गोलीबारी की आवाज आने लगी। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। गोलीबारी की आवाज आते ही लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोग दौड़कर एस्केलेटर की ओर भागे। हर कोई चिल्ला रहा था, हर कोई दौड़ रहा था। हमले के बाद विशेष पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस ने गोलीबारी की घटना को आतंकवादी हमला करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह एक आतंकवादी घटना है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घृणित अपराध की निंदा करनी चाहिए। मॉस्को के मेयर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद मॉस्को में होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। रूसी एजेंसियां ने मॉस्को में हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले को भयानक बताया। उन्होंने कहा कि इस हमले का यूक्रेन युद्ध से संबंध होने का तत्काल कोई संकेत नहीं है। ये आईएसआईएस का जो कमाल है वो सिर्फ अमेरिका के खिलाफ जो ग्रुप होता है वो सिर्फ उसी पर ही क्यों रहता है, या फिर अगर अमेरिका पे भी अगर कभी होता है तो वो उसके दूसरे मकासद को पूरा करने के लिए होता है। आप इसको गौर से समझें कि अभी रशिया में धमाका करने की क्या अभिप्राय क्या है उसका। ठीक है, बाइडेन जी ने कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या वाकई में लेना देना नहीं है क्या? आप सोचें। अब आप देख लें, आईएसआईएस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। किसने ख़त्म किया? तो ईरान के वो जनरल सुलेमानी ने। सीरिया से, इराक से पूरी ख़त्म कर दी गई है। नेग्लेजेबल रेसिस्टेंस है अभी वहाँ। किसने ख़त्म किया? तो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने। और उसको खुद आपको पता है कि ड्रोन हमले में अमेरिका ने मरवा दिया। तो ये आईएसआईएस को बचा के कौन रखना चाहता है? कि ये सिर्फ आईएसआईएस भी है भी कि बस इनके अपने ही कोई किराए के कातिल हैं या क्या है? कुछ आप समझ सकते हैं इसको बेहतर ढंग से। बस सिर्फ धमाका कर दिया और जिम्मेदारी लेने के लिए बस एक कबूल हो गए। एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म आईएसआईएस का प्लेटफॉर्म है, जबकि वो अपने आप को मुस्लिम कहता है। तो आप देखेंगे कि पहले भी आप देख चुके हैं कि जुमा की नमाज के भीड़ में आत्मघाती हमला करके उड़ा दिया। तो क्या कोई अगर इस्लामिक मिलिटेंट है तो क्या वो ऐसा करेगा क्या? इसका मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया जो पोर्ट्रे कर रही है कि ये कुछ है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक किराए के कातिल लोग हैं जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है वो तो सामने आपके रिजल्ट को पता चलेगा। कोई आके तो बोलेगा नहीं कि मुझे फलां ने पैसे दिए या चिल्लाने पैसे दिए, ऐसे तो कोई नहीं आके बोलेगा। आप देखें कि उसका पेमेंट कैसे होता है। स्विफ्ट तो यूरोपीय कंट्री और अमेरिका के कब्जे में है, तो फिर उसकी पेमेंट क्यों नहीं रोक दी जाती? आप देखें मामूली ओसामा बिन लादेन या कोई और, सबके पेमेंट रोक दिए जाते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं। इसके पेमेंट सिस्टम का क्या है? बगैर पैसे से तो कोई जिंदा नहीं रहता, तो इसका क्यों नहीं रुक पाता है? बगैर फंडिंग के तो कोई भी नहीं काम, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता है। तो ये आप समझिए कि जरूर रसिया को सबक है कि तुम मिडिल ईस्ट में ना आओ और अपनी हद में रहो।
ये एक सबक दिया गया है। किसके द्वारा, वो आप बेहतर समझने वाले हैं, आप समझिए। इंडियन नेवी हुती संगठन के हमले से जहाज़ों को बचाने के लिए आगे क्यों आ रहा है? नौसेना प्रमुख ने बताई वजह। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यातायात को सुरक्षा देने के लिए अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों में एंटी पायरेसी और एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए 10 युद्धपोत को तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना की बहादुरी आए दिन देखने को मिल जाती है। हाल ही में अरब सागर में दिखाई उनकी ताकत से हर कोई वाकिफ है। जहां व्यापारिक जहाज MV रूएन को समुद्री लुटेरों के चुंगल से छुड़ा लिया था, वहीं अरब सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जारी संघर्ष और समुद्री डाकुओं के हमलों के कारण नौसेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। नौसेना के अदन की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर में चल रहे 100 दिन के अभियान पर एडमिरल आर हरि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए लुटेरे फिर से सक्रिय हो गए हैं। वह लूटपाट को उद्योग की तरह देख रहे हैं। इसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 110 लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प और अन्य अभियान चलाकर 110 लोगों की जान बचाई है, जिसमें 45 भारतीय और 65 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शामिल हैं। इतना ही नहीं, उसने 13 हमले की घटनाओं का भी जवाब दिया है। नौसेना के अधिकारी ने आगे बताया कि समुद्री डकैती के लिए चलाए गए विभिन्न अभियानों में 27 पाकिस्तानियों और 30 ईरानियों सहित 102 लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यातायात को सुरक्षा देने के लिए अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों में एंटी पायरेसी और एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए P-81 निगरानी विमान, सी गार्जियन ड्रोन और बड़ी संख्या में कर्मियों के साथ 10 युद्धपोतों को तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर और अरब सागर में अपने दबदबे की मिसाल पेश की है। इसी पर नौसेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन के तहत वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से मार्कोस कमांडो को भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर अरब सागर में एयर ड्रॉप किया गया। साथ ही मार्कोस कमांडो के लिए कई विशेष नौकाएं भी अरब सागर में गिराई गई थी। इन नौकाओं की मदद से भारतीय मार्कोस कमांडो अगवा किए गए व्यापारिक जहाज MV रूएन पर सवार हुए और वहां ऑपरेशन चलाकर समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। एडमिरल हरि कुमार ने कहा, पिछले 10 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लुटेरे पकड़े गए हैं। वह बड़े जहाज को हाईजैक करने के लिए समुद्र में घूम रहे हैं। हम इसे ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाज़ों के बारे में जानकारी स्वचालित पहचान प्रणाली ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुटाई जा सकती है। यह यमन में हुती विद्रोहियों के लिए आसान है। इसका इस्तेमाल कर वे मिसाइलों और ड्रोन के माध्यम से जहाज़ों को निशाना बनाते रहे हैं। जहाज़ों की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी भारतीय जहाज को निशाना नहीं बनाया गया है। हुती विद्रोही इसराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। वे ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के झंडे वाले जहाज़ों को भी निशाना बना रहे हैं। हम इसमें इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि इन सभी जहाज़ों पर हमारे चालक दल के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री डकैती अधिनियम 2022 ने अब हमें समुद्री डाकू जहाज़ों का दौरा करने, बोर्ड करने और खोज करने में सक्षम बनाया है। पिछले 100 दिनों में हमने कम से कम 1000 बोर्डिंग की होगी। आपको क्या लगता है कि जो इंडियन नेवी का बयान है, क्या वो वाकई में वैसा ही है जैसा कि धरातल पे मौजूद है? हाँ, ये बात सही है कि खाड़ी युद्ध में अव्यवस्था को देखते हुए डाकुओं की आवाजाही बढ़ गई है, क्या अटेम्प्ट बढ़ गया है। ये बात सही हो सकती है और सही भी है, मगर इसके पीछे और भी बहुत कुछ वजह हो सकती है जो कि बयान नहीं किया जा रहा है। क्योंकि खामखा सिर्फ यातायात को प्रोटेक्ट करने के लिए 10 से 15 वारशिप का लगाना ये तो हो नहीं सकता है। इसमें कुछ और भी वजह है जो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि 100% वही बात नहीं है जो बात बताया जा रहा है। भारत के मिसाइल परीक्षण से पहले चीन ने चली चाल, सेना हाई अलर्ट। भारतीय नौसेना हाई अलर्ट पर है क्योंकि एक ओर चीनी उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआनवांग 3 हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जो क्षेत्र में पहले से मौजूद 3 समान अनुसंधान जहाज़ों में शामिल हो गया है। यह समय हुआ जब भारत ने 3-4 अप्रैल को अब्दुल कलाम द्वीप से संभावित बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर नो फ्लाई जोन के लिए एयरमैन को नोटिस जारी किया है।
रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि युआंगवांग 03 निगरानी में है। भारतीय नौसेना इन चीनी जहाजों को ट्रैक करने के लिए P-8I विमान, UAV और युद्धपोतों का उपयोग कर रही है। भले ही वे अपनी पहचान प्रणालियों को बंद करके पता लगाने से बचने की कोशिश करते हों, चीन के रणनीतिक सहायता बल द्वारा संचालित युआनवांग श्रेणी के जहाज उपग्रह प्रक्षेपण की निगरानी करने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पथ को ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने के लिए उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है। इससे पहले एक अन्य चीनी अनुसंधान जहाज जियांगयोंग 01 11 मार्च को भारत के अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के दौरान बंगाल की खाड़ी में मौजूद था। इसके अलावा जियांगयोंग 03 पिछले महीने माले में तनावपूर्ण मालदीव संबंधों के बीच डॉक किया गया था। चीन का समुद्री संसाधन सर्वेक्षण जहाज द योंगहोंग भी इस समय IOR में है, जबकि चीन अक्सर समुद्री विज्ञान अनुसंधान जैसे नागरिक उद्देश्यों के लिए ऐसे जहाज भेजता है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में एक साथ 4 दोहरे उपयोग जहाजों का होना असामान्य है। चीन के पास 65 अनुसंधान और सर्वेक्षण जहाजों का एक बड़ा बेड़ा है। इसके अलावा चीन ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर नजर रखने और खुफिया मिशनों को संचालित करने में सक्षम अपने पहले विशेष अनुसंधान जहाज को शामिल करने में पाकिस्तानी नौसेना की सहायता की। चीन ने अफ्रीकी पूर्वी तटों के साथ अतिरिक्त रसद सुविधाएं स्थापित करने की योजना के साथ IOR में एक महत्वपूर्ण नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखी है। यह कदम चीन द्वारा 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी बेस स्थापित करने के बाद उठाया गया है, जो इस क्षेत्र में बीजिंग की बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। 360 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के साथ चीन किसी भी समय IOR में अनुसंधान जहाजों और कई मछली पकड़ने वाले जहाजों के अलावा 6 से 8 युद्धपोतों को तैनात करता है। बीजिंग अफ्रीकी पूर्वी तट से मलक्का जलडमरू मध्य तक अतिरिक्त लॉजिस्टिक टर्न अराउंड सुविधाएं स्थापित करने के लिए भी काम कर रहा है। अगस्त 2017 में अफ्रीका के हॉर्न पर जिबूती में अपना पहला विदेशी बेस स्थापित करने के बाद कुछ हासिल कर चुका है।